गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम साइद मलिक। और जैसे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं क्लास 12 की नीट एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अराउंड ये 20 लेक्चर है और हम आज इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इम्यूनिटी क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे हमारे बॉडी की ये मेंटेनेंस रखता है। तो चलिए आइए इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती है। हम बात करते हैं इननेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, और एडेप्टिव इम्यूनिटी जो हमको किसी भी इन्फेक्शन या मतलब पूरी लाइफ टाइम में होती है। तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो पावर होती है, हमारी सेल्स, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी की वो पावर है जिससे हम किसी भी डिजीज का कॉजिंग करने वाले कोई भी ऑर्गेनिजम्स, पैथोजन जिसको हम पैथोजन बोलते हैं, या कोई भी डिजीज से लड़ने की जो पावर होती है वो होती है इम्यूनिटी। मतलब रेसिस्टेंस टू एनी डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। तो ये दो टाइप से होती है। एक तो हमको बाय बर्थ मिलती है कुछ एंटीबॉडीज से, और कुछ हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करते हैं, वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। और जो हमको बाय बर्थ मिलती है वो कैसे होती है, चलिए आइए इसको देखते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी, इसको इननेट भी बोलते हैं, डिफेंस। इननेट इम्यूनिटी, सरफेस बैरियर, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये यहाँ पर पाई जाती है। और इंटरनल डिफेंसेस क्या होते हैं? फेगोसाइटोसिस, नेचुरल किलर सेल्स, इन्फ्लेमेशन, एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन्स, फीवर। ये इननेट इम्यूनिटी के एग्जांपल्स में दिखा रखा है। एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जो कि हमारी बी सेल्स और टी सेल्स की हेल्प से होती है। बी सेल्स, बी यहाँ पर जैसे टी सेल्स तो थाइमस के लिए यहाँ पर डिनोट कर रहा है टी। बी क्या होता है? बर्सा फेब्रिकस। तो ये मतलब बोन होती है जो कि बर्ड्स में पाई जाती है लेकिन ह्यूमंस में नहीं होती, लेकिन एज अ प्रोडक्शन हमारी बॉडी में जो जिस बोन में हो रहा है, तो बोन मैरो कह लीजिए आप, या मतलब हीमोपोएटिक सेल्स होती हैं, उसके एग्जाम्पल पर यहाँ पर उन्होंने बी सेल्स बोल दिया इसको। तो ये देखिए डिफरेंट पैथोजेंस, पैरासाइट्स मतलब दिखा रखे हैं, ये हमारे बैरियर्स दिखा रखे हैं, कैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप से प्रोटेक्शन चल रहा है किसी भी डिजीज के लिए। देख लीजिए आप। तो हमारी बॉडी में जैसे कि हमारा जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है उसमें भी मतलब डिफरेंट बैरियर्स होते हैं, जैसे कि इंडियन मिलिट्री फोर्स हो गया, बीएसएफ हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, और फिर पुलिस आती है, फिर मतलब सीआरपीएफ आता है। तो डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो ऐसे हमारी ह्यूमन बॉडी में भी पैथोजन से लड़ने के लिए, डिजीज से लड़ने के लिए डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे कि मैक्रोफेजी सेल्स हो गई, थाइमस हो गया, थाइमस अपना, और क्या कहते हैं, स्प्लीन हो गया। ये मतलब डिफरेंट एकेडमीज हो गया हमारी बॉडी के, जो कि मतलब डिजीज से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जैसे मैक्रोफेजिस और अपना डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स जितने हैं ये सेल्स हो गई, मतलब ये ऑफिसर्स हो गए। तो फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारी बॉडी में पुलिस चौकी, मतलब नॉर्मल लाइफ में डिफेंस सिस्टम में पुलिस चौकी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मतलब अलग ब्रांचेस होती हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी होते हैं। फिजिकल बैरियर्स में क्या होता है? प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बोलने में, सफोकेशन, पोस्ट कोविड सिम्टम्स है। स्किन हेयर सेल्स, जो हमारी स्किन हो गई, हेयर्स हो गए, तो स्किन क्या होती है? हमारी कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी पर नहीं तो नेचुरली अटैक कर देता, लेकिन स्किन क्या होता है? एक बैरियर होता है जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया वायरसेस हमारी बॉडी पर आके नहीं अटैक कर सकती, क्योंकि अपर लेयर हमारी डेड होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज होते हैं, या कोई बैक्टीरिया वायरसेस आते हैं तो उसको ट्रैप कर बाहर निकाल देते हैं। म्यूकस एंड केमिकल सेक्रीशंस, केमिकल डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन माउथ, हमारी माउथ में जैसे माल्टोस और मतलब डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो सॉरी डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज होते हैं हमारे स्टमक में, पीएच जैसे अराउंड 2 रहता है, तो किस लिए रहता है? डिफरेंट बैक्टीरिया वायरसेस को मतलब मारने के लिए रहता है। स्टमक एसिड्स। इंटरनल डिफेंसेस क्या हो गया? ये तो हमारी बाहर की बॉडी के डिफेंसेस हो गए। अब बात आती है इंटरनल डिफेंसेस की, बात आती है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस हो गए, जैसे एलर्जिक रिस्पॉन्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हो गए, फेगोसाइटोटिक सेल्स हो गए, नेचुरल किलर सेल्स हो गए। तो डिफरेंट सेल्स हो गए, डिफरेंट मतलब रिस्पॉन्सेस हो गए, तो ये भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब एडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को हम अडेप्ट कराते हैं। एंटीबॉडीज एंड द ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल का मीन्स क्या होता है? कोई भी ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जो वैक्सीन के द्वारा हो, ये किसी इन्फेक्शन के द्वारा। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, मेमोरी रिस्पॉन्स। अब हमारा क्या होता है? एंटीबॉडीज मतलब क्या होता है? कोई भी डिजीज में अगर हमारी बॉडी में लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे कि इन केस ऑफ टिटनस, तो हम परफॉर्म एंटीबॉडीज देते हैं जिससे कि मतलब बैक्टीरिया या वायरसेस जो भी हैं तो उसको हम सडनली किल कर पाएँ, जैसे। और अपना सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? हमारी सेल के पास में खुद अपने रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, वो पहचानेंगे मतलब कौन सा बैक्टीरिया कौन सा वायरस है, इस तरीके से वो अटैक करते हैं। मोड ऑफ एक्शन उनका अलग होता है। मेमोरी रिस्पॉन्स क्या होता है? हमने कोई वैक्सीन दी है
तो अगर कोई मतलब वो पैथोजन जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने टीबी का वैक्सीन दे रखा है किसी बच्चे को और बच्चा ग्राउंड में खेल रहा है, तो वो टीबी का जो भी बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस का, टीबी ले लीजिए या अपना दूसरा ले लीजिए, पोलियो का एग्जाम्पल ले लीजिए। पोलियो का जैसे जो बैक्टीरिया है, तो बच्चा खेल रहा है ग्राउंड में, तो बैक्टीरिया उसके अंदर जाता है नेचुरली, लेकिन जब हम अपने लंग्स में जाकर या मतलब कहीं पर बॉडी में जाकर वो हमारे फूड के थ्रू जैसे गया है, तो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर और नर्वस सिस्टम में जब पहुंचने से पहले ही उसको हमारी आर्मी डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स, मेमोरी सेल्स होती है, उसको पहचान लेती है और वहीं पर उसको मतलब खत्म कर देती है। कहती आप आगे बढ़ोगे, हमारी बॉडी पर अटैक करोगे, मारो उसको, सबको मारो, इस तरीके से खत्म कर देते हैं। ये देखिए, ये बच्चे के पास में वैक्सीन लगी हुई है और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स उस पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसका। बात आती है एक्टिव इम्यूनिटी की और पैसिव इम्यूनिटी की। एक्टिव इम्यूनिटी कैसे मिलती है? नेचुरल वे से मिलती है। हमारी बॉडी में जैसे कोई भी इन्फेक्शन हुआ, उससे हमको जो इन्फेक्शन से फिर हमारी बॉडी पहचान लेगी, भाई इस वायरस ने या इस बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी पर लार्ज स्केल में अटैक किया, हमारी सेल्स को डिस्ट्रॉय किया, अगली बार ये आएगा हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो उससे जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो नेचुरल होती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होगी। आर्टिफिशियल, हमने इन्फेक्शन ना कराया, हमने कहा कि इन्फेक्शन ना देकर उसकी छोटी सी डोज दे देते हैं इन्फेक्शन की, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान पाए और उसके लिए एंटीबॉडीज तैयार कर पाए, तो वो वैक्सीनेशन हो गया। ये वैक्सीनेशन हो गया। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? मतलब जो उसको बाय बर्थ मिल रही है या हम आर्टिफिशियली दे रहे हैं। जैसे मदर मिल्क में कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि मतलब डिफरेंट डिजीज को क्योर करती हैं। और आर्टिफिशियल में जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देते हैं, तो ये मतलब पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल हो गए। पैसिव मतलब जो हम आर्टिफिशियली दे रहे हैं। इम्यूनिटी को जैसे यहाँ पर 2 टाइप्स में डाल रखा है, एडेप्टिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। इनेट मीन्स बाय बर्थ, एडेप्टिव मीन्स पूरे लाइफ साइकिल में जो उसकी मतलब इम्यूनिटी आ रही है। एडेप्टिव भी 2 टाइप्स की होगी, नेचुरल मतलब जो खुद हो, और सेकंड आर्टिफिशियल, जो हम किसी फैक्टर के थ्रू हम उसको कराएं। नेचुरल इम्यूनिटी पैसिव कैसी होगी? जो मैटरनल मतलब कोलेस्ट्रम से आएगी, कोलेस्ट्रम से मिलती है। IgA एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन A, एक्टिव इन्फेक्शन से, जैसे कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। और आर्टिफिशियल क्या होगा? पैसिव एंटीबॉडी ट्रांसफर, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मीन्स हम वैक्सीनेशन करते हैं, कोई इंजेक्शन देते हैं, उससे होगा। ठीक है, होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। तो चलिए आइए और डिस्कस करते हैं। नेचर हैज प्रोवाइडेड सर्टेन वेज इन द बॉडी टू डिफेंड आवरसेल्व्स from the invasion of pathogens and therefore from the disease. The ability of the host body to prevent or overcome the effects caused due to the invasion of pathogenic organisms is and its structure known as resistance or immunity. यहाँ पर मतलब इन्होंने इम्यूनिटी को डिफाइन कर रखा है, हमारी बॉडी की वो पावर जो हमको किसी वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी डिजीज हो गई है उससे लड़ने की जो पावर होती है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। और उसके सर्टेन वेज दे रखे हैं, डिफेंड आवरसेल्व्स फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ पैथोजेंस एंड देयरफॉर फ्रॉम द डिजीज। Resistance is considered as an inherent factor, and those acquired during the life overcome the disease, while the immunity is receptive due to the acquired factors that helps in resistance. Resistance को यहाँ पर इन्होंने कंसीडर किया है कि एक इनहेरेंट फैक्टर है। इनहेरेंट मीन्स बाय बर्थ चला आ रहा है, मतलब पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो कि हमारी बॉडी में लाइफ टाइम हमारी डिजीज से बचा रहा है। इम्यूनिटी क्या है? एक ऐसा फैक्टर जो हमारी बॉडी अडेप्ट कर रही है, उसमें कोई इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के द्वारा जो हमारी बॉडी रोग कारक से लड़ पा रही है। The host body has 2 lines of defense. हमारी बॉडी में 2 लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं। पैथोजन बिफोर ओवरकम बाय पैथोजन बिफोर एस्टेब्लिशिंग एन इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आता है, अटैक करता है, तो उसके लिए हमारे पास 2 लाइन ऑफ डिफेंस है। एक एक्सटर्नल डिफेंस जैसे हमारी स्किन, हेयर, बॉडी, और क्या कहते हैं इंटरनल डिफेंस जैसे कि हमारा लिम्फ नोड्स और डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए। चलिए देखते हैं एक्सटर्नल डिफेंस को। हम देखते हैं एक्सटर्नल डिफेंस क्या होगा। इट इंक्लूड्स फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स। ये फिजिकल और केमिकल बैरियर्स को इंक्लूड करेगा। फिजिकल बैरियर्स जैसे स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, तो इन सब की बात आती है। ठीक है, स्किन इज द फिजिकल बैरियर बॉडी, इट इज द आउटर टॉप लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया वायरसेस। जैसे कि हमारी ये हैंड हो गया, तो इस पे जो ऊपर स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम वो भी हमारी लेयर, ये जो सी बना रखा है, तो ये हमारा कोई भी जैसे ये वायरस आया, इसने अटैक किया, या बैक्टीरिया आया, ये वायरस आया, बैक्टीरिया आया,
तो ये हमारी बॉडी पर अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो कि डेड सेल है, तो उस पर मतलब नहीं आ पाएंगे। लेकिन इन केस अगर कहीं पर सेल रप्चर हुई है तो कह लीजिए कि हमारे घर का गेट खुला हुआ है, तो वहाँ से चोर या टेररिस्ट आ सकते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगी? म्यूकस मेम्ब्रेन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रैप्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इमोबाइल सेम। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करेगी, जैसे डिफरेंट बैक्टीरिया वायरसेस को, और उनको मूव करने नहीं देगी। Microorganisms and dust particles can enter the respiratory tract with the air breathing with trapped in the mucus. The serious swabs the mucus leads with the microorganisms and dust particles into the pharynx throats. From the pharynx it is thrown or swallowed by elimination with the feces. तो ये बता रखा है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी में जाएगा, वहाँ पर जो हमारी सीलियर सेल्स होती हैं वो उसको धीरे धीरे अप साइड में म्यूकस की हेल्प से ऊपर नेसल स्वैब में लेकर आएंगी, और फिर हम उसको जैसे कि स्नीज करके या मतलब रनी नोज के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं। कुछ केसेस में वो अंदर चला जाता है। तो मतलब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, लेकिन वो उसको मतलब अपने लिम्फ नोड्स या डिफरेंट जो भी हमारे इम्यून सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वहाँ उसको प्रोटेक्ट करते हैं। बात आती है केमिकल बैरियर्स की। केमिकल बैरियर्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में ऑयल का सिक्रीशन होता है, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, सिक्रेटेड बाय द स्वेट ग्लैंड्स मेक द सरफेस ऑफ द बॉडी स्किन एसिडिक। तो स्वेट ग्लैंड्स क्या बेसिकली हमारी करती है बॉडी में, हमारी जो स्किन का पीएच थोड़ा सा बढ़ा देती हैं, उसमें आईजीए एंटीबॉडीज़ को रिलीज कर देती हैं। कई बार हमारे जो आई ड्रॉप्स होते हैं, जो हमारे आंसू होते हैं, तो जो टीयर्स होते हैं उसमें भी आईजीए एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो ये क्या करती हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया वायरसेस को किल करती हैं, हमारी आईज को प्रोटेक्शन देती है, ना कि वो रोने के लिए होती हैं। दिस डज नॉट अलाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एस्टैब्लिश ऑन द स्किन। और ये हमारी बॉडी पर स्किन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रुकने नहीं देती। Some of the friendly bacteria that also occur on the skins which release acids and other metabolic waste that check the growth of pathogens. The sweat also contain an enzyme and lysozyme that destroy the cell walls of the many bacteria. अब यहाँ पे जो एक लाइन दे रखी है ना, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अगर आप सही से पढ़ें। इसका कहने का मीन्स ये है कि हमारी जो स्किन है उस पर मतलब डिफरेंट बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी रहते हैं, और कई बार हम क्या मिस्टेक करते हैं, एनसीईआरटी का कहना ये है कि हम कई बार डिफरेंट एंटीबैक्टीरियल एंटी वायरल सोप्स को यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, जो नेचुरल हमारी स्किन पर जो बैक्टीरिया बेनिफिशियल हैं, जो कि अदर बैक्टीरियाज जैसे हार्मफुल बैक्टीरियाज को नहीं पनपने दे रहे हैं, तो हम एंटीबैक्टीरियल सोप यूज़ करके उनको मतलब हटा देते हैं वहाँ से स्किन पे। तो उसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट फंगस आकर पनप जाएंगे या कोई मतलब हार्मफुल बैक्टीरियाज आ जाएंगे। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, नॉर्मल से सोप यूज़ करना चाहिए, ना कि एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल सोप यूज़ करने चाहिए। Certain bacteria normally live in vagina. These bacteria produces lactic acid. Lactic acid kills the foreign bacteria. अब क्या होता है इन द फीमेल जेनिटल मतलब ऑर्गन्स में क्या होता है, जैसे वजाइना के अंदर जो उसका पीएच होता है उसको मेंटेन करने के लिए, एसिडिक पीएच को मेंटेन करने के लिए, ताकि मतलब डिफरेंट वायरस बैक्टीरिया से मतलब उसमें ना बना पाए, तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड उसमें बेसिकली प्रोड्यूस होता है। तो कुछ केसेस में क्या होता है, एज पर मतलब जो मिथ्स हैं उसमें कुछ पर्सन क्या करते हैं, उसको नॉर्मल सोप से वॉश करते हैं, तो उसमें क्या होगा, फॉर द क्लीनिंग उसका पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होने की वजह से डिफरेंट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए मतलब स्पेसिफिक जैसे वी वॉश मतलब डिफरेंट वॉशिंग सॉल्यूशंस आते हैं जिसका यूज़ करते हैं, वो मतलब पीएच को कंसीडर करके उसको बफर रखते हैं पीएच को। बस फिजिकल केमिकल बैरियर्स फॉर्म द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और इस तरीके से फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा। तो चलिए देख लीजिए अब एक बार इसको फिर से। आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग इंटरनल डिफेंस की बात करेंगे। तो इंटरनल डिफेंस क्या होगा, हमारी बॉडी के जो अंदर का डिफेंस सिस्टम हो गया। तो अंदर का डिफेंस सिस्टम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इंटरनल डिफेंस सिस्टम इज कैरिड आउट बाय द व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, मैक्रोफेजेस, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, फीवर, इंटरफेरॉन्स। इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, डब्ल्यूबीसीज हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, फीवर, इंटरफेरॉन्स। मैक्रोफेजेस हमारी इम्यून सिस्टम की वो सेल्स होती हैं जो कि मतलब पर्टिकुलरली किसी डिजीज को किल करने के लिए मतलब बड़ी एडवांस लेवल की, मतलब जैसे हम आईएएस ऑफिसर बोलते हैं तो उस रेंज की मतलब ये सेल्स होती हैं अपनी बॉडी के अंदर। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जैसे कि एंटीहिस्टामिन, सीरोटोनिन का रिलीज ज़्यादा होगा, इंटरल्यूकिन्स का लेवल बढ़ जाएगा, तो ये दर्शाते हैं मतलब कोई भी रिएक्शन के बारे में बताते हैं। फीवर कोई डिजीज नहीं है, एक सिम्टम है, मतलब बताता है हमारी बॉडी में क्या होगा जब हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजेंस या वायरस अटैक करेगा हमारी बॉडी में। तो हमारे डब्ल्यूबीसीज कहते हैं भाई कुछ तो कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल करो जिससे हम हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो होता क्या है, वायरस बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे बॉडी की मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, उनकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। मेरे जो डब्ल्यूबीसीज
हमारी बॉडी के ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स और जितनी भी सेल्स होती हैं जो कि डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी के, तो उनका मोड ऑफ एक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। तो इसलिए कई बार हमारे को हाई ग्रेड फीवर्स आते हैं, जितना वायरल इन्फेक्शन या मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन वो हमारे ब्रेन के थर्मल स्टेट को भी मतलब थोड़ा सा लेवल अप एंड डाउन कर देता है। तो उस केस में अगर हमारा फीवर 102 से ऊपर जा रहा है तो उसमें हम एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन यूज़ करते हैं। पायरेक्सिया, जैसे ध्यान आ गया मेरे को, पायरेक्सिया, पायरेक्सिया किसके लिए वर्ड होता है यूज मेडिकल प्रोफेशन में? फीवर के लिए। तो कोई भी डॉक्टर आपको मतलब कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा है तो उसमें फीवर नहीं लिखेगा, वो पायरेक्सिया लिखेगा, पायरेक्सिया। तो एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, पैरासीटामोल हो गया। तो पैरासीटामोल का भी एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, पैरासीटामोल ये हो गया, ये मतलब फीवर को तो कंट्रोल करता है, लेकिन लो पेन को भी, बॉडी पेन को भी मतलब कंट्रोल करता है, ठीक है, हल्का मुल्का पेन है, लेकिन ज़्यादा नहीं करेगा। और इसमें भी हमको अराउंड 8 आवर्स का मिनिमम गैप रखना चाहिए कोई भी पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन लेने से पहले। वाइट ब्लड कार्पोसेल्स की बात आती है, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। The leukocytes in general and lymphocytes in particular are capable of squeezing out through the walls of the blood capillaries in extravascular regions. This phenomenon is called diapedesis. The leukocytes protect in different ways. Leukocytes हमारी बॉडी को डिफरेंट वेज में प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में ये हमेशा घूमती रहती है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, कोई कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। तो जब भी देखती हैं कहीं पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या उनको कुछ मतलब सस्पेक्ट लग रहा है, तो वो कैपिलरी से बाहर निकल कर आती हैं, और जब निकलती हैं तो हमारी कैपिलरीज का जो साइज है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देती है, मतलब फ्लेक्सिबल कर देती हैं डिफरेंट केमिकल्स रिलीज कर कर। तो फिर उस फिनोमेना को हम कहते हैं डायपेडेसिस। ये डायपेडेसिस की बात चल रही है। ये ल्यूकोसाइट्स इन जनरल, लिम्फोसाइट्स आर पर्टिकुलर, आर कैपेबल ऑफ स्क्वीजिंग आउट थ्रू द वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर रीजंस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डायपेडेसिस। मतलब ल्यूकोसाइट्स का कैपिलरीज से निकलना, उसका साइज को, जैसे ये इतना साइज था, इसको साइज को यहाँ पर जब आई तो उसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको क्या देते हैं डायपेडेसिस। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखना। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स कैन प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल्स व्हिच सीक्रेट्स एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। और लिम्फोसाइट्स ही प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं, प्लाज्मा सेल्स ही एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो ये मतलब इनका फॉर्म चेंज, मतलब जैसे जैसे ये मैच्योर होते रहते हैं वैसे वैसे अपनी फॉर्म चेंज करते रहते हैं। इसको हम थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ओके। अब मोनोसाइट्स की बात आती है। मोनोसाइट्स आर द फाइगोसाइटोटिक इन नेचर। मोनो जो साइट्स होती हैं हमारी सेल्स, वो क्या करती है, जैसे ये बैक्टीरिया हो गया, ये बैक्टीरिया है, मोनोसाइट्स आएगी, यहाँ पर आई ऐसे करकर, ये आई, दूसरी बार ये आई ऐसे करकर, और ये पूरे इसको फेगोसाइट करके मतलब खा लेगी और इसको डाइजेस्ट कर लेगी। इसिनोफिल्स क्या होते हैं? इसिनोफिल्स कैन अटैच देमसेल्व्स टू पैरासिटिक फॉर्म्स एंड कॉज देयर डिस्ट्रक्शंस, लिबरेटिंग लाइसोजाइम्स एंजाइम्स ऑन देयर सरफेस। इसिनोफिल्स वो सेल्स होती हैं जो किसी भी पैथोजन से अटैच करेंगी और डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइसोजाइम्स रिलीज करेंगी और सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी। और किसी भी ब्लड टेस्ट में अगर इसिनोफिल्स का काउंट बढ़ा हुआ आता है तो ये दो चीज़ों को दर्शाता है। एक तो अपने मतलब एंटी एलर्जिक, मतलब हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है, मतलब एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है बॉडी में, इचिंग हो रही है डिफरेंट। और अगर वो सब सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो इट्स मीन यू हैव अ वॉर्म इन्फेक्शन, मतलब आपकी बॉडी में कोई भी वॉर्म का इन्फेक्शन है, जैसे कि एंटी हेलमिंथिक मतलब एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल, मतलब डिफरेंट आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी बॉडी में वॉर्म का इन्फेक्शन है और आपके फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, सेमी डाइजेस्टेड फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं? दे ईट हार्मफुल जर्म्स एंड आर देयरफॉर फेगोसाइटोटिक इन नेचर। ये भी फेगोसाइटोटिक इन नेचर। तो फेगोसाइटोटिक मीन्स क्या होता है? वो दूसरी सेल्स को, बैक्टीरियल वायरसेस मतलब डिफरेंट अनवांटेड सेल्स को वो खा जाती हैं, और ये मतलब न्यूट्रोफिल्स का भी ये काम होता है। अब मैक्रोफेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं, तो एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि हम लोग लिखाकर उसको काफ़ी काट पीट देंगे। मैक्रोफेजेस आर फाउंड बाय द इनलार्जमेंट ऑफ मोनोसाइट्स। तो जो मोनोसाइट्स हमारी सेल थी उन्हीं का इनलार्जमेंट होता है, मतलब वो मैच्योर होती हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं उनकी डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स में, और उसके बाद वो मैच्योर होती हैं, तो उसको मैक्रोफेजेस कहते हैं। दे आर लार्ज सेल्स विच आर फेगोसाइटोटिक इन नेचर। और ये बड़ी सेल्स होती हैं, लार्ज क्वांटिटी में फेगोसाइटोटिक करती हैं, स्पेसिफिक रीजन्स में फेगोसाइटोटिक करती हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है? हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है चोट लगने के बाद में, तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, viruses etc. enter the body tissue through some injury, these produce some toxic substance which kill more cells. These broken cells also release some materials which attract the mast cells. The mast cells release histamines. अब क्या हुआ? एक पर्सन था, एक बच्चा था, उसकी चोट लगी,
तो कुछ मतलब थोड़ा सा पार्ट मतलब कट गया बॉडी का, स्किन की लेयर जो थी वो रप्चर कर गई, तो वहाँ से बैक्टीरिया वायरसेस जब एंटर करेंगे तो फिर मतलब वो इन्फेक्ट करेंगे, हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करेंगे। जब उसमें मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज करेंगी, तो जब हमारी बॉडी की नेपरिंग सेल्स उसको पहचानेंगी तो फिर वो हमारी बॉडी में एंटी हिस्टामिन्स रिलीज करेंगे। एंटी हिस्टामिन्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को मतलब एक्टिव करते हैं। तो जब इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और मतलब एक्टिव होने से पहले हिस्टामिन्स और सीरोटोनिन, ये दो केमिकल्स और इंटरल्यूकिन्स जो होते हैं, IL-6 मेनली आपके एनसीईआरटी में हिस्टामिन्स और सीरोटोनिन का जिक्र कर रखा है। तो ये वो केमिकल्स हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव करते हैं, जिससे कि मतलब वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आकर इम्यून सिस्टम देखे और रिपोर्ट करे ग्राउंड में। Histamines cause dilation of capillaries and small blood vessels surrounding the injury and increases the permeability of the capillary walls. हिस्टामिन का बहुत इंपॉर्टेंट काम ये होता है, कहीं पर अगर चोट लगी है तो वहाँ पर मतलब मैक्रोफेजेस या मतलब वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर मतलब बड़ी बड़ी सेल्स आएंगी WBCs की, जैसे मैक्रोफेजेस हो गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो गया, तो ये हिस्टामिन्स रिलीज होते हैं तो हमारी कैपिलरीज का साइज बढ़ाते हैं, या मतलब ऐसी छोटी जगह जहाँ पर मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नॉर्मल सेल्स नहीं निकल सकती हमारी WBCs, तो वहाँ पर मतलब डिफरेंट रास्ते खोलते हैं जिससे मतलब डिफरेंट जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के आदमी वो आकर मतलब वहाँ पर अटैक कर पाए, तो ये काम उनका होता है। The more blood flows the area making it red and warms the fluid plasma leaks out into the tissue spaces causing its swelling। और इसी वजह से कई बार स्वेलिंग हो जाती है, मतलब ज़्यादा ब्लड आएगा वहाँ पर और फिर ब्लड लीक भी होगा वहाँ पर हमारी बॉडी में जब फाइट होगी, तो इस तरीके से हिस्टामिन्स का काम होता है। तो इस तरीके से हमको कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होने को डायरेक्ट सिट्राजिन या बेटनीसॉल, बीटामेथाजोन, डेक्सामेथाजोन ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि ये हार्मफुल है। हमारे इम्यून सिस्टम में वर्क कैसे करेगा? This reactions of the body is known as an inflammatory response, और इन सारी रिएक्शंस को हम inflammatory response कहते हैं। The plasma that accumulates at the injured site dilutes the toxins secreted by the bacteria and decreases their effects। और जो हमारा प्लाज्मा होता है, जो ये सेल्स रिलीज करेंगी, ये हमारा जो भी टॉक्सिन्स बनाए थे बैक्टीरिया वायरसेस ने उसको डिस्ट्रॉय करती हैं और फिर उसका इफेक्ट कम करती हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग हमारा इम्यून सिस्टम। अब बात आती है फीवर की। तो फीवर क्या है? फीवर एक सिम्टम्स है, ना कि कोई डिजीज है, ये क्लियरली आप समझ लीजिए, ऐसी गलती मत करना। फीवर को कम करने के लिए आप एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन यूज करें। इन मेडिकल टर्म्स फीवर इज नोन एज पायरेक्सिया। पायरेक्सिया मीन्स फीवर होता है, और जो मेडिसिन हम इसमें देते हैं वो एंटीपायरेटिक्स होती हैं, ठीक है, जैसे आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल हो गया। तो ये डिफरेंट मेडिसिन होती हैं। पैरासीटामोल की हम बात करते हैं मिनिमम 8 to 6 आवर्स के गैप में लेनी चाहिए, और पैरासीटामोल एक लो पेन किलर भी होती है, और बाकी इसका थर्मोस्टेट को, ब्रेन की थर्मोस्टेबल स्टेट को काउंट मतलब थोड़ा सा नीचे लाना होता है, जिससे कि हमारी बॉडी कोई मतलब हमारे ब्रेन में डैमेज ना कर दे। अब बात आती है फीवर। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में बी इन द रीजन्स वुंड लोकलाइज और इट मे स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी। अगर कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हमारी बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट में हो रहा है तो वो लोकलाइज कहलाएगा, और वो हमारी बॉडी में अगर पूरी बॉडी में मतलब फैल रहा है तो वो सिस्टमिक कहलाएगा, और वो सिस्टमिक ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्रेन की थर्मल स्टेट, हाइपोथैलेमस को रिस्पॉन्स कर देता है कि आप हमारी बॉडी का फीवर का थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर बढ़ाइए, 37 डिग्री से थोड़ा बढ़ाइए, जिससे कि कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशंस बन पाए जिसमें हम लोग बैक्टीरिया वायरसेस का जो अटैक हुआ है उससे हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी बन पाए। क्योंकि होता क्या है, बैक्टीरिया वायरसेस जो होते हैं तो वो हमारी बॉडी को अटैक तो करते हैं, लेकिन उनका रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्लो डाउन हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, इसलिए फीवर आना बुरी बात नहीं है। फीवर से क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन रेट कम हो जाता है, और हमारे WBCs का मतलब जो 1 सेकंड में 15,000 20,000 एंटीबॉडीज रिलीज करती हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन रेट भी हाई हो जाता है, और फिर उनके जीतने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो इसलिए फीवर कोई बुरा सिम्टम नहीं है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है वो 102 103 की कंडीशन में अगर पहुंच रहा है तो उस टाइम पे हमें एंटीबायोटिक्स मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। कोल्ड वाटर के हमको थोड़ी सी यूज़ भी करना चाहिए। कोल्ड मतलब ठंडे कोई भी मतलब क्लोथ लेकर हमको ब्रेन पर रखना चाहिए, जिससे हमारे ब्रेन की थर्मल स्टेट ना डिस्टर्ब हो जाए। In systematic inflammatory response, the number of WBCs increase. Generally, fever is caused by toxins released by the pathogens called the pyrogens, fevers producing substance
पायरी मीन्स पायवर। अब फीवर कैसे कॉज होता है? जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो वो पायरोजेंस केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम को मतलब मैसेज पहुंच जाता है कि भाई अटैक करना है। तो फिर हमारा ब्रेन भी एक्टिव, हाइपोथैलेमस भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, उसको पता है कि भाई इनको जिताना है हमको। दीज कंपाउंड्स आर रिलीज बाय डब्ल्यूबीसीज इन ऑर्डर टू रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और ये डब्ल्यूबीसीज के द्वारा रिलीज होते हैं पायरोजेंस, जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ पाए। मॉडरेट फीवर स्टिमुलेट्स पैथोफेगोसाइटोसिस एंड इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। हाउएवर वेरी हाई फीवर इज डेंजरस। ज़्यादा हाई फीवर डेंजरस होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन नॉर्मल फीवर अगर आ रहा है 99 100 तक, इट्स नॉर्मल। तो इन सब केसेस में हमको मेडिसिन नहीं यूज़ करनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, आई डिडंट टेक मेडिसिन ईयर्स आफ्टर ईयर, क्योंकि मैंने अपने इम्यून सिस्टम को इतना रिस्पॉन्सिबल कर रखा है कि वो मैनेज कर पाए हर चीज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स की बात आती है। इंटरफेरॉन्स क्या होता है? इंटरफेरॉन्स आर द लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। तो इंटरफेरॉन्स वो मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी वायरस हमारी बॉडी पर अगर अटैक कर रहा है, या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी पर अटैक कर रही है और उनको मतलब डिस्ट्रक्ट कर रही है, तो जो सेल की डेथ हुई होती है, मतलब कहते हैं ना, कोई भी मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, तो वो फैक्टर यहाँ पर दिखता है हमको। किसी भी हमारी सेल्स पर अगर वायरस का, जैसे मान लीजिए, अटैक हुआ है, तो वो सेल्स जब डेड होती हैं वायरस की इन्फेक्शन से, तो वो एक केमिकल रिलीज करती है जिनको हम इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। ये लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स होते हैं, ये रिलीज होते हैं, तो जो आसपास की नेबरिंग सेल्स होती हैं इनको पता चल जाता है, उनको उसमें ये मैसेज लिखा हुआ होता है कि आप लोग अपने ये वाले रिसेप्टर्स बंद कर लीजिए, ACE2 या जितने भी हमारे G53 प्रोटीन, मतलब जो भी प्रोटीन, मतलब जो भी रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? वो सारे गेट्स होते हैं सेल्स के, जिससे कुछ लेन देन होता है सेल्स का इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स में। तो वो बोलती हैं इन सबको बंद कर लीजिए आप, क्योंकि ये वायरस आया है, ये यहाँ से अटैक कर रहा है, तो वो सारे रिसेप्टर्स बंद करवा देती हैं। तो ये होते हैं इंटरफेरेंस। These are the low molecular weight glycoproteins released by viral infected cells which help to combat। और ये मतलब फाइट करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि वायरस इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होती हैं, बताती हैं कि वायरस आ गया, अपनी सारे रिसेप्टर्स बंद कर लीजिए। These interferons do not inactivate the virus। ये वायरस पे कोई मतलब इफेक्ट नहीं डालता है, but they make the unattacked cells less susceptible to, so they prevent from the attack of virus। और इन्होंने भी यही कहा है कि वो अनइन्फेक्टेड सेल्स को बचाती हैं कि वो वायरस से अफेक्ट ना हो जाए। और वायरस से अफेक्ट होने से बचने के लिए क्या है? वो अपने रिसेप्टर्स बंद कर लें, फिर कुछ टाइम बाद हमारा इम्यून सिस्टम रेड डालेगा और उन वायरस को मतलब किल आउट करेगा, और नहीं भी करेगा तो वो उनको जब होस्ट नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा। दे ऑल्सो प्रिवेंट द वायरसेस फ्रॉम टेकिंग ओवर द सेलुलर मशीनरी। और इस तरीके से हमारी बॉडी की सेलुलर मशीनरी होती है, जो हमारा DNA, जो हमारा ट्रांसलेशन कर रहा है, उस प्रोसेस को अटैक होने से बचा लेता है। Interferon proteins have proved to be very effective in treating influenza, hepatitis, but their role in cancer treatment is doubtful। तो जो इंटरफेरॉन्स होते हैं इनका रोल जो कैंसर ट्रीटमेंट में भी डाउटफुल है, लेकिन हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा वायरस में हम लोग इनका यूज कर रहे हैं। Thus the leukocytes, macrophages, inflammatory response, fevers and interferons from the second line of defense। तो ये हमारे मैक्रोफेजेस, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस और फीवर, इंटरफेरॉन्स, ये हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हो गए हमारे इम्यून सिस्टम के। अब बात आती है थोड़ी सी, हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर लें। एक्टिव इम्यूनिटी हमने देखा था कि नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल में एंटीबॉडीज बनते हैं इन्फेक्शन के द्वारा, और वो सेकेंडरी इन्फेक्शन को बचाते हैं, और आर्टिफिशियल में क्या होता है? हम एंटीबॉडीज दे देते हैं या वैक्सीनेशन कर देते हैं। अब NCERT क्या कहती है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। This is due to the fact that the body is able to defend itself from the most of these foreign agents। The overall ability of the host to fight the disease-causing organism conferred by the immune system is called immunity। और इन्होंने भी इम्यूनिटी को यही डिफाइन किया कि मतलब किसी भी डिजीज से लड़ने की जो पावर है हमारी बॉडी की, उसको ही हम इम्यूनिटी बोलेंगे। इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड। इनेट वो जो बाय बर्थ होती है, एक्वायर्ड वो जो क्या कहते हैं, लाइफ टाइम में हम लोग किसी बैक्टीरियल, वायरल या मतलब किसी वैक्सीन से लेते हैं। अब बात आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, हम किसी भी बॉडी में जो हमको इम्यूनिटी मिलती है किसी इन्फेक्शन या किसी वैक्सीनेशन से, लेकिन एक्वायर्ड और इनेट में दो डिफरेंस होते हैं। इनेट जो इम्यूनिटी होती है वो सारे डिजीज में काम करती है, लेकिन एक्वायर्ड जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। जैसे पोलियो के लिए है तो वो स्पेसिफिक पोलियो की ही वायरस बैक्टीरिया को किल करेगी, पोलियो के बैक्टीरिया को किल करेगी।
HIV के लिए तो HIV के वायरस को किल करेगी। तो ये स्पेसिफिक इन नेचर होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप लोग। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय मेमोरी सेल्स। और ये जो हमारी T सेल्स होती हैं, मेमोरी सेल्स, उनकी प्रॉपर्टी होती है। दिस मीन्स दैट आवर बॉडी इनकाउंटर्स पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स व्हिच इज अ लो इंटेंसिटी। और हमारी बॉडी में कोई भी जैसे इन्फेक्शन हुआ तो वो हमारी बॉडी में प्राइमरी रिस्पॉन्स क्रिएट कर देता है, वो लो इंटेंसिटी का होता है, फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लगती हैं और फिर वो मेमोरी सेल्स में स्टोरेज हो जाती हैं और मेमोरी सेल्स फिर उसका ध्यान रखती है पूरी लाइफ टाइम में। देख लीजिए आप एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। Subsequent encounter with the same pathogen elicits a highly intensified secondary or anamnestic response. Anamnestic response क्या होता है और secondary response ये response होता है जबकि जैसे मान लीजिए पिछली बार मेरे को पोलियो के वायरस ने इन्फेक्ट किया, सॉरी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया मेरे को, तो मेरी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली। इन्फेक्शन उनके बाद में बॉडी को पता चल गया कि ये रोग कारक हमारी बॉडी में नुकसान कर रहा है, तो इसके लिए हम एंटीबॉडीज बना लेते हैं। तो पहली बार तो उसने धोखा दे दिया, लेकिन दूसरी बार जब वो हमारी बॉडी में आया तो इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव था कि वो जैसे ही आया बोला ओ बॉस तुम हो, तुमने हमारी बॉडी को मतलब पिछली बार नुकसान किया था, लेकिन आपकी हम तुमको ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। तो जब कुछ नहीं करने देंगे, जब वो आता है तो उसको फिर पूरी आर्मी आ जाती है, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, WBCs, लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये आकर जब अटैक करती हैं तो उसको कुछ नहीं छोड़ती हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, ये होता है हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और वैक्सीन से होता है तो उसको ह्यूमोरल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। इट इज डिस्क्राइब्ड टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी फॉर द फर्स्ट इनकाउंटर। और इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या कुछ होता है तो उससे हमारी बॉडी में प्राइमरी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में स्टोरेज हो जाता है। मतलब फोटोग्राफ्स ले लेती है बॉडी की, ये डिजीज ये कॉज करती है, भाई तुम बैक्टीरिया हो, तुमने ये कॉज किया था, प्लाज्मोडियम तुम ये हो, तुमने ये कॉज किया था, तो हम एंटीबॉडीज बना लेते हैं। The primary and the secondary immune responses are carried with the help of the two special types of lymphocytes present in our body, B lymphocytes, T lymphocytes। ये मतलब दो lymphocytes हमारी बॉडी में होते हैं, B और T lymphocytes, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी lymphocytes के लिए। देखिए ये जैसे हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया, प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। तो देखा फर्स्ट जब इनकाउंटर हमारी बॉडी में हुआ तो रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो था, लेकिन सेकेंड टाइम आया तो इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव था कि तुरंत एकदम ऊपर चला गया और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लिया। The T cells themselves do not secrete antibodies, but help the B cells to produce them। T cells एक मेमोरी सेल्स होती है हमारी बॉडी की, जो कि हर बैक्टीरिया वायरसेस की, या जो भी वैक्सीनेशन हम करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं बचपन से, उसकी मेमोरी वो संभाल के रखती हैं और हमारी बॉडी को अटैक होने से बचाती हैं। तो ये बेस कोई एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करती हैं, ये हमारी बी सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं, उनको बताती हैं भाई अब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करो, इतने ये फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देती हैं और उसको हेल्प करती हैं प्रोडक्शन में। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन्स, और हर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं। 2 स्मॉल होती हैं, 2 स्मॉल कॉल्ड लाइट चेन्स होती हैं, और जो बड़ी होती हैं उनको हैवी चेन्स कहते हैं। हेंस एंटीबॉडीज आर रिप्रेजेंटेड H2L2 मीन्स क्या है, हैवी और लाइट, यहाँ पर डिनोट कर रहा है। तो एंटीबॉडी का हम थोड़ा सा बड़ा डायग्राम देखते हैं। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में तो आता ही है, इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन और नीट वर्क में भी कई बार पूछा गया। तो ये जो होती है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जिसमें मतलब अब हम एंटीबॉडी क्या होता है इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में। एंटीबॉडी मतलब एंटीजन क्या होता है, एंटीजन को पहले बता देता हूँ, एंटीबॉडी ऑटोमेटिक समझ है। एंटीजन मीन्स एंटीबॉडी जनरेटिंग, मतलब कोई भी एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कोई भी एंटीजन मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई पैथोजन है, ये पैथोजन है, मान लीजिए हम किसका बोलें, टाइफाइड का है, जैसे THOID टाइफाइड का हो गया। तो ये एंटीजन यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा इसमें, जब ये इस तरीके से जुड़ेगा आकर तो यहाँ पर एक सेकंड में 15,000 to 20,000 एंटीबॉडीज रिलीज होगी, समझ पा रहे हैं हम। तो ये मतलब इसमें आकर जब एंटीजन जुड़ेगा तो ये जो हमारा एंटीबॉडी है ये फिर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है ये। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, डाइसल्फाइड
बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन अवर बॉडी, और हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, उनको हम देख रहे हैं। आईजी एंटीबॉडी, आईजीएम, आईजीई, आईजीजी। आईजी है हमारे कोलेस्ट्रॉल में होती है, हमारे ये टीयर्स में होती है, और इसका मतलब प्राइमरी डिफेंस में काम करती है। आईजीएम हमारी मोनो अपनी क्या कहते हैं पेंटावेलेंट होती है, और आईजी ही हमारी इसोनोफिल्स मतलब कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस होती है उसमें ये रिलीज होती हैं। आईजीजी हमारे प्लेसेंटा को मतलब क्रॉस करती है, तो डिफरेंट एंटीबॉडीज होगी। बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड, द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। और ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में पाई जाती है, इसको ये इन बॉडी एंटीबॉडीज के रिस्पॉन्स को हम ह्यूमरल रिस्पॉन्स इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। दिस इज वन टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मेडिएटेड, और ये जिसकी हम बात करें ये एक टाइप का एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि एंटीबॉडीज से हो रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना कंपलसरी ही है आपको, इसमें आप बच नहीं सकते। आईजीजी का हम जो क्लास है, ये मेन एंटीबॉडी होती है जो हमारी बॉडी ब्लड सर्कुलेशन में रहती है, हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अटैक करती है और उनके टॉक्सिन्स को खत्म करती है। आईजीए मेन एंटीबॉडी होती है, सेक्रीशंस में रहती है, सच एज सलीवा में रहती है, मिल्क में रहता है, अटैक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर टॉक्सिन्स, इनके टॉक्सिन्स को खत्म करती है। आईजीए एंटीबॉडी जो होती है वो एलर्जिक रिएक्शंस में रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, आईजीएम मेन टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज अ सर्कुलर लार्जेस्ट एंटीबॉडी विद 5 सब यूनिट्स, उसकी पेंटावेलेंट होती है, सब 5 सब यूनिट्स होते हैं, और ये सबसे पहले अटैक करती है। आईजीडी एंटीबॉडी टाइप फाउंड प्राइमरली एज अ मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन्स, और ये मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन्स में पाई जाती है। Very often when some human organs like heart, eye, liver, kidneys fails to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to ensure। जब हमारी किसी भी बॉडी का या किसी पर्सन का जब कोई भी ऑर्गन का सही से काम करना बंद कर देता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, एक सूटेबल डोनर इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारी सेल्स, हमारी बॉडी की हर एक सेल्स, हर एक ऑर्गन्स पे कुछ केमिकल फ्लैग्स लगे होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लूकोज के, तो वो फ्लैग्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी उसको पहचानती है, हमारे WBCs और लिम्फोसाइट्स उसको पहचानते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो उसको किल आउट करेंगे, और सूनर और लेटर वो हमारे ऑर्गन रिजेक्शन का एक कारण बन जाते हैं। Tissue matching, blood group matching are essential before undertaking any graft transplant, and even after this the patient has to take immunosuppressants all his life। देखिए हम टिश्यू मैचिंग कर लेंगे, अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं तो वो ठीक है, या बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, लेकिन उसमें भी अगर बॉडी का पार्ट उससे डिटैच हो रहा है और दूसरी बॉडी का पार्ट लग रहा है, लेकिन बॉडी तो ये जानती है ना कि वो हमारा है या नहीं है, बस सेल्फ और नॉन सेल्फ में ध्यान देती है। तो अगर उसकी बॉडी का नहीं है तो उसको पूरी लाइफ टाइम में इम्यूनोसप्रेसेंट्स मतलब इम्यून सिस्टम को डाउन करके रखना पड़ता है, ताकि हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स को रिजेक्ट ना कर दें, और एक बार ऑर्गन रिजेक्ट हो गया तो दूसरी बार तो बहुत जल्दी कर देते हैं। तो इसलिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखा जाता है, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल मेडिसिन उसको पूरी लाइफ टाइम पर्सन को दी जाती है। The body is able to differentiate cells and non-cells, cell-mediated immune responses responsible for the graft rejection, और इसलिए सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। ग्राफ्ट मींस कोई भी ऑर्गेनिजम्स, हमने कोई भी ऑर्गन चेंज आउट किया है, मैनिपुलेट किया है। अब ये जो फ्लो चार्ट है, ये जो डायग्राम, इसको तो आप पक्का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका तो आप प्रिंट आउट भी निकलवा दें तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा और आप डीप में जानने वाले हैं। हेल्पर टी सेल्स assist immune process by helping other cells in immune system to achieve an efficient immune response। हेल्पर टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं बी सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं कि आप एंटीबॉडीज रिलीज कीजिए, मतलब इस स्ट्रेंथ का इस क्वांटिटी में ये स्ट्रेन वायरस बैक्टीरिया का आया हुआ है, तो लार्ज स्केल में आप मतलब हेल्प करती हैं उसको प्रोडक्शन। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का होता है डिटेक्ट्स एंड किल्स द इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स एंड रिक्रूटेड बाय हेल्पर टी सेल्स। इनको हेल्पर टी सेल समझाता है कि आप ये इन्फेक्शंस को किल कीजिए, इस तरीके से कीजिए, ये केमिकल्स रिलीज कीजिए। सप्रेसर टी सेल्स क्या होती हैं? अब कई बार क्या होता है, किसी के पास में ज़्यादा पावर हो तो फिर वो पावर का मिसयूज़ कर सकता है। ऐसे ही हमारे इम्यून सिस्टम वो ध्यान रखते हैं कि कहीं पर मतलब ये हमारी बॉडी की खुद सेल्स को डिस्ट्रॉय ना करने लगे। तो होगा क्या, अगर वो हमारी ओन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे फिर तो हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सप्रेसर सिस्टम भी इसमें रखा रहता है, जैसे हेल्पर सप्रेसर टी सेल्स जो होती हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं ध्यान रखती है कि इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव तो नहीं हो रहा है, किसी सेल्स को मतलब किल आउट तो नहीं कर रहा है, तो इन सब चीज़ का ध्यान रखते हैं। और इन द केस ऑफ कैंसर भी यही होता है
कि हमारा सप्रेसर सिस्टम वहाँ पर गलत तरीके से बिहेव करता है, हमारी बॉडी के सेल्स को तो डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन जो कैंसरस सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, तो वहाँ पर वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है। मेमोरी सेल्स क्या होती है? रिमेंबर्स द ओरिजिनल स्टिमुलेशन बाय इम्यून सिस्टम एंड रिमेन्स द लिम्फोइड टिश्यू। ये लिम्फोइड टिश्यूज में रहती हैं और ध्यान रखती हैं कि कोई भी प्राइमरी रिस्पॉन्स था, जो वैक्सीन लगी थी हमको, उसके खिलाफ अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजेंस आ रहा है तो उसको अटैक करके वहीं पर खत्म कर देना है। नेचुरल किलर सेल्स NK सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स विदाउट रिसेप्टर साइट्स एंड हेल्प्स टू अटैक न्यूट्रलाइज वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ट्यूमर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स ट्यूमर सेल्स को अटैक करती हैं और मतलब ये डिफरेंट कोई मतलब केमिकल अगर कोई रिलीज हो रहा है, टॉक्सिन रिलीज हुआ है तो उसको मतलब न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं। एज ए स्नेक बाइट में भी यही रिस्पॉन्सिबल होती है बचाने के लिए। बी सेल्स क्या होती है? प्रीकर्सर ऑफ प्लाज्मा सेल्स स्पेशलाइज्ड टू रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन। ये स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन को पहचानते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। अब प्लाज्मा सेल्स क्या होती है? बायोकेमिकल फैक्ट्री डिवोटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन। जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में रिलीज होती हैं वो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा रिलीज होती हैं। प्लाज्मा सेल्स बी सेल से ही बनती है। मास्ट सेल्स क्या होती है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज जो होते हैं 80% हमारे इम्यून सिस्टम को मतलब ये कवर अप करते हैं। इनिशिएटर ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस व्हिच एड्स द अराइवल ऑफ द ल्यूकोसाइट्स एट अ साइट ऑफ इन्फेक्शन, सीक्रेट्स हिस्टामिन्स एंड इंपॉर्टेंट एलर्जी केस। मास्ट सेल्स क्या होती हैं? एंटी हिस्टामिन्स लाइक सेरोटोनिन और अपना हिस्टामिन्स जो केमिकल्स होते हैं इनको रिलीज करती हैं, इंटरल्यूकिन्स को रिलीज करती हैं, IL-6 IL-8 मतलब डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज करती हैं जिससे कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बढ़े और इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो। मोनोसाइट्स का प्रीकर्सर ऑफ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस बनने से पहले मोनोसाइट्स बनती हैं, मतलब मोनोसाइट से ही मैक्रोफेज बनती हैं। मैक्रोफेजेस क्या होती है? द बॉडी फर्स्ट सेलुलर लाइन ऑफ डिफेंस, आल्सो सर्व्स एज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, B and T cells engulfs बॉडी कवर्ड सेल्स। ये एंटीजन को प्रेजेंट्स करती हैं बी सेल्स और टी सेल्स के पास में पकड़ के लाती हैं मैक्रोफेजेस। मतलब अगर कोई एंटीबॉडी बनाना है हमारी बॉडी को तो जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो एंटीजन को पकड़ के लाएंगी और बी और टी सेल्स के पास ले जाएंगी, कहेंगे इसको देखिए ये इसके रिसेप्टर्स हैं, उसकी पूरी स्टडी होगी लैब में जाकर और फिर एंटीबॉडीज बनाएंगी। चलिए आज का लेक्चर तो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कमेंट और जो भी क्वेश्चन हो फील फ्री टू आस्क। और बाकी क्या मेहनत करते हैं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।